नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज पहले आपको मध्य प्रदेश के बीजा मंडल वाली उस लोकेशन पर लेकर चलेंगे जहां से सूर्य मंदिर और मस्जिद वाली चिंगारियां उठ रही हैं। हिंदू पक्ष का गुस्सा एएसआई के उस दावे पर है जिसमें सूर्य मंदिर को मस्जिद बताया गया है। इस धार्मिक कलेश पर सत्ता की कुंजी तैयार है। फिर सियासत वाले उस कलेश की बात जिसका केंद्र है जया अमिताभ बच्चन। आज इस नाम को लेकर राज्यसभा में जबरदस्त बवाल हो गया और बात टोन और माइक तक पहुंच गई। लेकिन जया अमिताभ बच्चन सुनकर जया बच्चन को गुस्सा क्यों आता है, ये भी समझेंगे। फिर न्यूज मित्रों के लिए एक हौसले वाली कुंजी है जो नीरज चोपड़ा के जज्बे और पाकिस्तान के अरशद नदीम के संघर्ष पर आधारित है। कल इन दोनों एथलीट ने पेरिस ओलंपिक में एक नया कीर्तिमान बनाया है जिसमें हम सबके लिए एक बड़ी सीख है। एक बड़ी खबर आज वक्फ संशोधन बिल पर भी आई है। सरकार ने इस मामले में जेपीसी का गठन कर दिया है। इसमें लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सांसद शामिल हैं। इनमें असदुद्दीन ओवैसी, इमरान मसूद समेत कई सांसदों के नाम हैं। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953440671 पर कॉल करें। बांग्लादेश से सटे बॉर्डर के हालात पर नजर रखने के लिए गृह मंत्रालय ने एक कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी बॉर्डर पर हिंदू और अल्पसंख्यकों के हितों का ध्यान रखेगी और बांग्लादेश सरकार से संपर्क में भी रहेगी। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। सिसोदिया पिछले 17 महीने से तिहाड़ जेल में बंद थे। उन्हें शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई और ईडी दोनों केस में राहत मिली है। हालांकि कोर्ट का आदेश है कि उन्हें हर सोमवार थाने में हाजिरी लगानी होगी, साथ ही पासपोर्ट भी सरेंडर करना होगा। और 15 अगस्त से ठीक पहले दिल्ली में आईएसआईएस के मोस्ट वांटेड आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। इस आतंकी का नाम रिजवान अली है, जिस पर 3 लाख रुपए का इनाम था। रिजवान का नाम एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी शामिल था। लेकिन आज सत्ता की शुरुआत कुछ तस्वीरों से करते हैं। ये ऐसी तस्वीरें हैं जिनमें हिंदू धर्म से जुड़ी आकृतियां हैं, भगवान की मूर्तियां हैं, कई सनातन चिन्ह भी हैं, सदियों पुराने निशान हैं। लेकिन जिस स्थान से ये निशानियां लाई गई हैं उसे मस्जिद बताया जा रहा है। आप फिर से इस पूरे वीडियो को देखिए और सोचिए कि इस जगह को लेकर धार्मिक कलेश क्यों हो रहा है। ये वीडियो मध्य प्रदेश में विदिशा के बीजा मंडल का है, जिसे विजय मंदिर और सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आज नाग पंचमी है। हर वर्ष नाग पंचमी पर सूर्य मंदिर के परिसर में पूजा होती है, लेकिन आज इस जगह पर पूजा के अधिकार को लेकर कलेश हो रहा है। पिछले 70 वर्षों से विदिशा के ऐतिहासिक सूर्य मंदिर के मुख्य भवन के गेट पर ताला लगा हुआ है और ये ताला ही इस नए टकराव की बड़ी वजह है। कुछ सवाल आज ट्रेंड कर रहे हैं। आखिर विदिशा के ऐतिहासिक सूर्य मंदिर को मस्जिद क्यों कहा जा रहा है? जिस मंदिर में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, उसे दस्तावेजों में मस्जिद लिखकर ताला क्यों लगाया गया है? आज नाग पंचमी के दिन प्रशासन ने हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत आखिर क्यों नहीं दी? 11वीं सदी में बने मंदिर को प्रशासन और एएसआई ने मस्जिद किस आधार पर कहा है? एएसआई ने क्यों वर्ष 1951 का दस्तावेज दिखाकर मंदिर का ताला खोलने से इनकार कर दिया? इनके जवाब एक एक कर हम आपको देंगे। पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर आज कैसे ये विवाद अचानक इतना बड़ा हो गया। दरअसल हर वर्ष नाग पंचमी पर इस मंदिर में पूजा होती है। आज भी नाग पंचमी है। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने जिला कलेक्टर को पूजा के लिए ज्ञापन सौंपा था, जिसके बाद कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पत्र लिखा, क्योंकि यह मंदिर फिलहाल एएसआई के कब्जे में है। इसलिए एएसआई ने जवाबी पत्र में लिखा कि यह मंदिर नहीं, मस्जिद है। इस जवाब के साथ साथ एएसआई ने वर्ष 1951 का गजट नोटिफिकेशन का डॉक्यूमेंट भी दिया, जिसमें यह बताया कि सूर्य मंदिर बीजा मंडल मस्जिद के नाम से दर्ज है। इस लेटर के बाद कलेक्टर ने एक पत्र एसपी को लिखा और कहा कि यहां किसी भी तरह के आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके बाद से हिंदू संगठनों में आक्रोश है। वो एएसआई के रिकॉर्ड में सुधार कराने की मांग कर रहे हैं। बीजा मंडल यानी इस मंदिर पर दोबारा सर्वे कराने की भी मांग की जा रही है। आपको इस मंदिर की पूरी कहानी हम आगे बताएंगे, लेकिन पहले वो रिपोर्टर रील जो इस मंदिर के परिसर से तैयार की गई है।
TV9 भारतवर्ष के संवाददाता शुभम गुप्ता इस मंदिर में उस जगह पर गए जहां मुख्य गेट पर ताला लगा है और जहां हिंदू धर्म से जुड़ी निशानियां मौजूद हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा से एक बार फिर एक नया विवाद सामने आया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल इसे सूर्य मंदिर कहा जाता है। हिंदू पक्ष हमेशा से यही दावा करता आया है कि यह विजय मंदिर है और जो नई संसद का निर्माण हुआ है वो भी इसी स्ट्रक्चर को देखते हुए डिज़ाइन आप यूँ कहें कि यहीं से लिया गया है। दरअसल 1962 में यहाँ पर नमाज अदा की जाती थी। उसके बाद जो हिंदू पक्ष था उन्होंने इसका विरोध किया और ये कहा कि यहाँ पर नमाज अदा नहीं की जानी चाहिए। मुस्लिमों को अलग से ईदगाह दिया गया जहाँ पर आज भी वो नमाज अदा करते हैं। इसके बाद से इसे एक शासकीय धरोहर के रूप में छोड़ दिया। कुछ दिन पहले ही जब हिंदू संगठनों ने ये मांग की कि ये जो ताला आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस ताले को खोलकर अंदर जाकर पूजा अर्चना करनी है। अंदर क्यों जाना है वो भी तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर अंदर क्या है। ये तस्वीर आप देखिए अंदर की भी, जहाँ पर कुछ शिवलिंग आपको दिखाई दे रहे होंगे और अंदर कुछ मूर्तियाँ भी रखी है। इन्हीं मूर्तियों की, इन्हीं शिवलिंग की पूजा अर्चना हिंदू संगठन के कुछ लोग करना चाहते थे और 5 लोगों की अनुमति मांगी गई। मगर जब विदिशा के कलेक्टर ने इसका जवाब दिया और उस जवाब में उन्होंने लिखा कि बीजा ASI के द्वारा यहाँ पर बीजा मंडल मस्जिद है ये और यहाँ पर कोई धार्मिक आयोजन नहीं हो सकते। के जो स्थानीय विधायक हैं, हिंदू संगठन है, वो एक्टिव हुए हैं, उन विरोध कर रहे हैं, कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं कि आखिरकार कैसे इसे एक मस्जिद करार दे दिया गया। फिलहाल यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आप देखेंगे उसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ दिखाई देती है। दूसरा, यहाँ पर शिवलिंग अंदर रखे हुए हैं और इन्हीं जो अंदर मूर्तियाँ रखी हुई है, यहाँ पर एक म्यूज़ियम भी है, उस म्यूज़ियम में भी मूर्तियाँ रखी हुई है और उन्हीं की पूजा अर्चना करने की बात हिंदू संगठन कर रहा था। आश्चर्य तो यह है कि जिस ASI ने 1951 का गजट नोटिफिकेशन दिखाकर सूर्य मंदिर को मस्जिद बताया है, उसी ASI ने मंदिर के पास ASI के म्यूजियम में सूर्य मंदिर के अवशेष रखे हुए हैं जिनमें हिंदू धर्म से जुड़ी आकृतियां हैं। इस पर हमने विशेष वीडियो कुंजी दिखाई है जिसमें मंदिर की खुदाई में प्रमाण मिले हैं। आपको बताते हैं इसमें क्या क्या है। इसके बाद आपको मंदिर का इतिहास भी बताएंगे। ASI के म्यूजियम में भगवान कृष्ण की मूर्ति है, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की मूर्ति है, दुर्गा माता की मूर्ति है, भगवान विष्णु की मूर्ति है, भगवान शिव और गणेश जी की भी मूर्ति है। इसके अलावा वो प्रमाण हैं, वो निशान हैं जिसकी वजह से बार बार हिंदू संगठन इस मंदिर पर लगे ताले पर आपत्ति जता रहे हैं। बार बार हिंदू संगठन सत्याग्रह कर रहे हैं। हिंदू संगठन के लोग अदालत जाने की बात कह रहे हैं। ये सारी तस्वीरें इस मंदिर के अंदर की हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर इसको लेकर विवाद क्यों हो रहा है और मंदिर पर लगे इस ताले की पूरी कहानी दरअसल है क्या। वर्ष 1922 में मुसलमानों ने यहां नमाज पढ़नी शुरू की थी। इसके बाद साल 1934 में खुदाई में वहां मंदिर के अवशेष मिले। देश की आजादी के बाद हिंदू महासभा ने सत्याग्रह छेड़ा। हिंदू महासभा ने 1947 से 1964 तक सत्याग्रह आंदोलन किया। वर्ष 1942 से 1962 तक यहाँ सिर्फ ईद पर नमाज पढ़ी जाती थी। 1964 में आखिरी बार यहाँ ईद की नमाज पढ़ी गई। मुस्लिम समुदाय को ईदगाह के लिए अलग जगह मिली। ईदगाह के नाम से जगह दी गई जहां आज भी मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते हैं। 1965 में सरकार ने यहाँ नमाज को प्रतिबंधित किया और इसे शासकीय धरोहर घोषित किया गया। साल 1991 में बारिश के कारण दीवार गिरने पर मूर्तियां दिखने लगी, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने सर्वे और खुदाई की मांग की। इस पर सरकार ने पुरातत्व विभाग को खुदाई का आदेश दे दिया। 3 साल तक चली खुदाई में यहाँ सैकड़ों सबूत मिले, जिसमें शिवलिंग, विष्णु भगवान की मूर्तियां भी शामिल हैं। उस समय से ये क्षेत्र प्रतिबंधित है। सिर्फ नाग पंचमी पर यहाँ हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति मिलती रही है। अब हिंदू संगठन और बीजेपी विधायक मुकेश टंडन ने अदालत जाने की बात कही है।
उनका यही सवाल है कि आखिर जहां मंदिर के प्रमाण हैं, जहां हर साल पूजा की जाती है, उसे मस्जिद क्यों कहा गया? कैसे ये कलेश बढ़ता जा रहा है, इसे 120 सेकंड की न्यूज रील में आप भी देखिए। इसका जो पूरा संरक्षण है, इसका जो स्वामित्व है, वो एएसआई के पास में, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पास में है। तो पुरातत्व विभाग में जो नॉमिनिक्लेचर है वही नॉमिनिक्लेचर। पुरातत्व विभाग के अलावा उसका कोई और अलग से, चाहे कोई जिला प्रशासन हो या कोई और दूसरी अथॉरिटी हो या कोई दूसरा दफ्तर है, वो नहीं कर सकता है। बीजा मंडल मॉस्क लिखा गया है एएसआई द्वारा। ये हमारा 1600 वर्ष पुराना चालुक्यकालीन सूर्य मंदिर है। परमार काल में चर्चिका देवी की भी वहाँ स्थापना हुई है। कई वर्षों से यहाँ पर पूजा अर्चना होती आई है और हम लोग बहुत ही आहत और नाराज़ हैं कि ये मस्जिद कैसे एएसआई ने बना दी है। जो समाज को मालूम ही नहीं था कि मस्जिद शब्द वहाँ पर दर्ज है, क्योंकि पिछले जो है आज़ादी के बाद से लगातार वहाँ पर जो ग्राउंड के अंदर जो एएसआई ने जो अपने बोर्ड्स लगा रखे हैं उसमें मंदिर का ही उल्लेख है और प्रत्यक्ष रूप से दिखता भी मंदिर है। और वो जैसे ही मस्जिद लिख के आई तो धार्मिक भावना एकदम सभी हमारे हिंदू समाज की एकदम से जो है सबको बुरा लगा कि यार ये मस्जिद कैसे दर्ज है। और मुझे भी लगता है कि अब इसके लिए हमको कानूनी लड़ाई भी लड़ना पड़ेगी, क्योंकि स्पष्ट रूप से इसका पुनः सर्वे हो जाएगा तो ठीक है, कोर्ट भी जाएंगे। विधानसभा में मैं विधायक भी हूँ तो विधानसभा में भी इस बात को विधानसभा के पटल पर। हमारा समझौता 1965-66 के अंदर मुआहदा हुआ था कि इसको गवर्नमेंट आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट अपने पास रखेगा। ना ये हिंदुओं को दी जाएगी, ना मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए दी जाएगी, ना हिंदुओं को पूजा करने के लिए दी जाएगी। मुस्लिम समाज आज तक उसी बात के ऊपर कायम है और आगे भी उसी बात के ऊपर कायम रहेगा। विदिशा का सूर्य मंदिर करीब 2500 साल पुराना है। इसे विजय मंदिर या बीजा मंडल के नाम से भी जाना जाता है। दावा यह है कि चालुक्य प्रधानमंत्री वाचस्पति ने 11वीं सदी में इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। तब मंदिर का निर्माण परमार शैली के अनुरूप हुआ था। वहां भव्य विशाल पत्थरों पर परमार कालीन राजाओं की गाथाएं अंकित हैं। ये मंदिर उस दौर में विश्व के सबसे विशाल और विराट मंदिरों में शामिल था। फिर आक्रांताओं ने यहाँ हमले किए, मंदिर तोड़े, मूर्तियां तोड़ी। इसका जिक्र कई इतिहासकारों ने किया है। इतिहास की कई प्रामाणिक पुस्तकों में आज भी ये बातें दर्ज हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आक्रमणकारियों ने सबसे बड़ा नाम औरंगजेब का है। आपको इस मंदिर पर हुए बड़े हमलों की आइए जानकारी भी दे देते हैं। पहला हमला शमसी वंश के शासक इल्तुतमिश ने वर्ष 1233 से 1234 में किया था, जिसमें मंदिर के साथ साथ ही विदिशा नगर को भी लूट लिया गया था। फिर 1250 में इसे फिर से बनाया गया। इसके बाद 1290 में अलाउद्दीन खिलजी के मंत्री मलिक काफूर ने इस मंदिर पर आक्रमण किया था। उसने मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया, सारी मूर्तियों को नष्ट कर दिया और 8 फीट की एक अष्ट धातु की मूर्ति लूट कर ले गया। साल 1682 में औरंगजेब ने यहाँ पर हमला किया और इस मंदिर को 11 तोपों से उड़ाकर इसे मस्जिद का रूप दे दिया था। यहाँ शिखर के हिस्सों पर लगातार गोले दागे गए और मंदिर के अष्टकोणी भाग को चुनवाकर चतुष्कोणी बना दिया गया। तोपों के हमले से टूटकर बिखरे विशाल पत्थरों का प्रयोग कर औरंगजेब ने यहाँ 2 मीनारें तनवा दी और उसे एक मस्जिद का रूप दे दिया। बताया जाता है कि आज भी मंदिर के पश्चिम भाग में तोप के गोलों के निशान मौजूद हैं। कई इतिहासकारों का यह दावा है कि विदिशा के सूर्य मंदिर की तर्ज पर ही नई संसद का निर्माण हुआ है। दावा है कि प्राचीन सूर्य मंदिर के गेट पर निर्मित 2 विशाल स्तंभ संसद के प्रवेश द्वार से मेल खाते हैं। विजय मंदिर के एरियल व्यू को अगर आप गौर से देखेंगे तो यह संसद भवन की तरह ही दिखता है। दोनों की ही आकृति त्रिभुजाकार है। इस मंदिर को लेकर इतिहासकारों का और क्या क्या कहना है, ये भी सुनिए। 9वीं शताब्दी का बनाया हुआ मंदिर है और चालुक्य वंश के राजा कृष्णदेव ने मालवा पर विजय प्राप्त की थी। चालुक्य वंश मूलतः दक्षिण का है। जब इसने मालवा पर विजय प्राप्त की तो
विजय के उपलक्ष्य में उनके सेनापति वाचस्पति ने यहाँ मंदिर का निर्माण कराया, इसलिए इसका नाम विजय मंदिर रखा गया। इतिहास में या कहीं भी इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि मुस्लिम भाइयों ने इसे मस्जिद के रूप में स्वीकार किया। मुस्लिमों ने कभी यहाँ जो नियमित नमाज होती है वो कभी नहीं पढ़ी। इस मंदिर का सच क्या है? इस मंदिर पर लगा ताला कब खुलेगा? ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अब हिंदू संगठनों के आक्रोश और कार्रवाई के बाद मामला गंभीर हो चुका है। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों को हम आगे भी इस मुद्दे पर अपडेट देते रहेंगे। फिल्मों की दुनिया में आपने लाइट, कैमरा और एक्शन सुना होगा, लेकिन आज सत्ता की सियासत वाली पिक्चर में टोन, एक्टर और डायरेक्टर ट्रेंड कर रहे हैं। और खास बात यह है कि इस सियासी पिक्चर के सारे पात्र वास्तविक और राजनीतिक हैं। आज इनकी खास चर्चा इसलिए है क्योंकि दिल्ली में संसद के उच्च सदन राज्यसभा में एक छोटी लेकिन हंगामे और डायलॉग से भरपूर राजनीतिक पिक्चर दिखी, जिसके बाद संसद के अंदर और बाहर का राजनीतिक तापमान काफी बढ़ गया। दरअसल पिछले कुछ दिनों से राज्यसभा में जया अमिताभ बच्चन यानी जया और बच्चन के बीच में अमिताभ आने पर काफी वाद और विवाद हुआ है। और आज फिर से जैसे ही संसद में जया अमिताभ बच्चन पुकारा गया, इस विवाद का विस्फोट हो गया। दरअसल राज्यसभा की कार्रवाई चल रही थी, तभी उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि जया अमिताभ बच्चन अपना पक्ष रखें। इतना सुनते ही जया बच्चन भड़क गईं। उन्होंने सभापति के बोलने की टोन पर सवाल खड़े कर दिया। कहा, आपका लहजा सही नहीं है। जबकि उपराष्ट्रपति ने कहा कि वो इस तरह की भाषा बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ सबकी प्रतिष्ठा है। एक बार हंगामे का वो अनकट वीडियो देखिए, जिससे आपको ये समझ आएगा कि राज्यसभा में हुआ क्या था। फिर आपको बताएंगे कि राज्यसभा के अंदर की इस शॉर्ट फिल्म के बाद संसद के बाहर की सियासी पिक्चर कैसी थी। जया अमिताभ बच्चन इज द लास्ट स्पीकर ऑन दिस पॉइंट, प्लीज मैम। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्ट। वी आर कलीग्स सर, यू मे बी सिटिंग ऑन द चेयर। जया जी, एंड आई रिमेंबर व्हेन आई वेंट टू स्कूल। जया जी, टेक योर सीट। जया जी, टेक योर सीट। टेक योर सीट। टेक योर सीट। टेक योर सीट। जया जी, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, no, no seat given to you. No, you don't have floor now. No, enough of it. Enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing, nothing. No, no, not at all. I will not bear it. Once again, once for carry an impression that only you build reputations. We come here and build reputations. We live up to reputations. Nothing doing. No. She's a member of parliament. How can you call her a celebrity, sir? She's a senior member of parliament. A senior member of the parliament has a license to run down the reputation of the chair, to question the tone and tenor. Yes, I have to be in reaction mode to take care of the situation. I have highest respect, but to make it a habit, my tone, my language, my temper, I don't go by script of others. I have my own script. I am not operated by anyone else. राज्यसभा में हुए हंगामे के बाद विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया, लेकिन सदन के बाहर विपक्ष और अंदर सत्ता पक्ष ने एक दूसरे को जमकर सुनाया। जया बच्चन ने सदन के बाहर कहा कि सभापति बुद्धिहीन
बालक बुद्धि जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें मुझसे माफी मांगनी होगी। जबकि सत्ता पक्ष से कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा वो 6 बार लोकसभा और 6 बार विधानसभा के सदस्य रहे, लेकिन प्रतिपक्ष का ऐसा अमर्यादित अशोभनीय व्यवहार नहीं देखा। जबकि जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने जया बच्चन पर सांसदों को उकसाने का आरोप लगाया और सभापति जगदीप धनखड़ से कहा कि आप थोड़ा सॉफ्ट मत होइए, आप थोड़ा डंडा चलाइए। Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है No, an actor is subject to the director. I objected to the tone used by the chair. We are not school children. We are all, and some of us are senior citizens. I was upset with the. You are a nuisance. बुद्धिहीन. ये सब शब्द जो है ट्रेजरी बेंच वाले भी बोलते हैं. Celebrity. हाँ, he said you may be celebrity. I don't care. जिस तरीके का व्यवहार उस तरफ से हुआ है वो बहुत ही अशोभनीय है और वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। जया जी जो वरिष्ठतम सदस्य हैं हम लोगों की, वो कह रही थी और जो कुछ उन्होंने कहा है पूरा विपक्ष उसके साथ खड़ा हुआ है, हम सब साथ खड़े हुए हैं। केवल आसंदी का अपमान नहीं है, ये देश के लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान है, ये लोकतंत्र का अपमान है, ये संविधान का अपमान है और गैर जिम्मेदार प्रतिपक्ष आज ये सिद्ध हो गया है कि देश को अराजकता में झोंकने का प्रयास कर रहा है। एलओपी को मौका नहीं देते हैं, एलओपी का अपमान हुआ। जया बच्चन तो इसीलिए खड़े, मेंबर का अपमान है, इसीलिए तो खड़ी हुई थी जया बच्चन कि बार बार आप एलओपी का अपमान कर रहे हैं, एलओपी का मौका नहीं दे रहे हैं, आप बोलते रहते हैं, नाराजगी में बोलते रहते हैं। जया बच्चन तो इसीलिए तो खड़ी हुई। कॉलीग कैसे हो गए भाई? इस चेयर का अपना सम्मान है, आप वहां से डायरेक्शन देते हैं, आप वहां से रूलिंग देते हैं, बार बार ये होता रहेगा और आप थोड़ा सॉफ्ट मत होइए सर, आप थोड़ा डंडा चलाइए, नहीं तो ये हमेशा ये दिक्कत होता रहेगा। जया जी अमिताभ बच्चन की पत्नी है, यह उनका भाग्य है, इसके लिए उनको गौरव महसूस होना चाहिए। जब उनको जया अमिताभ बच्चन करके पुकारा जाता है तो बिना वजह क्यों बखेड़ा करती है, मुझे समझ में नहीं आता। जया अमिताभ बच्चन पर आज जो हंगामा हुआ वो इस विवाद का पहला एपिसोड नहीं है, बल्कि ये तीसरा एपिसोड है। इससे पहले ही 2 बार जया अमिताभ बच्चन पुकारे जाने पर वाद विवाद और हंगामा हो चुका है। दरअसल सबसे पहले ये मामला 29 जुलाई को तब उठा जब राज्यसभा के सभापति हरिवंश ने सवाल पूछने के लिए जया अमिताभ बच्चन नाम पुकारा। इससे जया बच्चन इतनी नाराज हो गई कि उन्होंने ये तक कह दिया कि क्या महिलाएं अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। इस पर उप सभापति ने जवाब दिया कि जो राज्यसभा के रिकॉर्ड में है वो ही पुकारा गया। दूसरी बार ये जया अमिताभ बच्चन वाला एपिसोड 2 जुलाई को रिलीज हुआ, जब सदन में खुद जया बच्चन ने अपना नाम जया अमिताभ बच्चन कहा। उस दिन सदन में खूब ठहाके लगे। एक बार इन दोनों एपिसोड्स का छोटा सा रिकैप देख लीजिए, फिर आपको बताएंगे कि जया बच्चन को अपने नाम के साथ अमिताभ क्यों लगाना पड़ता है। तभी आप बार बार जयराम श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी प्लीज। सर सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। ये जो है कुछ नया तरीका निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। चूंकि यहाँ नाम दर्ज है नहीं सर, इसलिए मैंने कहा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है। सर मैं जया अमिताभ बच्चन आपसे पूछ रही हूँ, आपको आज लंच ब्रेक मिला? नहीं मिला, तभी आप बार बार जयराम जी का नाम ले रहे हैं। आप उनके नाम बगैर लिए आपका खाना हजम ही नहीं होगा। अब एक चीज बताऊं, लाइट नोट में बताऊं,
मैंने लंच रिसेस में लंच नहीं लिया, पर उसके बाद मैंने लंच जयराम जी के साथ लिया और आज ही लिया। एंड लेट मी टेल दी डिस्टिंग्विश्ड ऑनरेबल मेंबर, ये पहला मौका शायद कि मैं आपका भी फैन हूं और अमिताभ जी का भी हूं। जया बच्चन की नाराजगी के बीच सवाल यही उठ रहा है कि मसला नाम का है या कुछ और। ये सवाल इसलिए क्योंकि जया बच्चन वर्ष 2004 में पहली बार राज्यसभा के लिए चुनी गई। उन्हें समाजवादी पार्टी ने अपने कोटे से राज्यसभा भेजा। जया बच्चन पिछले 20 वर्ष से राज्यसभा की सदस्य हैं। 2024 में जया बच्चन 5वीं बार राज्यसभा के लिए चुनी गई हैं। इस दौरान राज्यसभा में 4 सभापति और 4 उपसभापति बदल गए, लेकिन कभी नाम पर विवाद नहीं हुआ। जगदीप धनखड़ भी पिछले 2 साल से सभापति की कुर्सी पर हैं, लेकिन उस वक्त भी विवाद नहीं हुआ। 2024 के बजट सत्र में पहली बार नाम को लेकर विवाद हुआ और ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है। अब तक 3 बार ये विवाद हो चुका है। कभी जया बच्चन अमिताभ जोड़े जाने से नाराज हो जाती हैं, तो कभी वो खुद अपने नाम के साथ अमिताभ लगा देती हैं। ऐसे में सत्ता पक्ष के नेता ये भी सवाल कर रहे हैं कि जया बच्चन को जया अमिताभ बच्चन कहे जाने पर ऐतराज क्यों है? क्या राज्यसभा के रिकॉर्ड में जया बच्चन के नाम में अमिताभ नहीं लगा है? वैसे राज्यसभा की वेबसाइट पर आप अगर जाएंगे तो वहां भी आपको जया बच्चन का पूरा नाम जया अमिताभ बच्चन ही लिखा हुआ मिलेगा। उनके राज्यसभा से जुड़े हलफनामे में भी जया अमिताभ बच्चन ही लिखा है, यानी कानूनी रूप से भी जया बच्चन के नाम के साथ अमिताभ लगा हुआ है। राज्यसभा में जब उन्होंने शपथ ली थी तब भी उनका नाम जया अमिताभ बच्चन ही पुकारा गया था, लेकिन तब उन्होंने इस पर कोई ऐतराज नहीं जताया था। पर पिछले 10 दिन में 3 बार इस पर विवाद खड़ा हो चुका है। ओथ और अफर्मेशन, सेक्रेटरी जनरल। उत्तर प्रदेश श्रीमती जया अमिताभ बच्चन। उत्तर प्रदेश श्रीमती जया अमिताभ बच्चन। वैसे नाम से शुरू हुआ विवाद अब लहजे तक पहुंच चुका है। सत्ता पक्ष विपक्षी सांसदों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विपक्ष राज्यसभा के सभापति के खिलाफ आर्टिकल 67 के तहत अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। अब तक 49 राज्यसभा सदस्यों के दस्तखत हो भी चुके हैं। जरूरी संख्या 50 है। ये प्रस्ताव फिलहाल कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में रखा हुआ है। इसे सबमिट करने का फैसला अभी नहीं लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक ये अब अगले सत्र में ही आएगा। हालांकि खड़गे सभी दलों के नेताओं से बात करके ये तय करेंगे कि क्या इसे सबमिट करना है भी या नहीं। लेकिन न्यूज मित्रों के मन में यह सवाल हो सकता है कि जब जया बच्चन को अमिताभ नाम के जुड़े होने से इतनी समस्या है कि उनके कहने पर पूरा विपक्ष राज्यसभा से बाहर निकल जाता है, तो वो अपने नाम से अमिताभ बच्चन का नाम हटा क्यों नहीं लेती हैं? दरअसल इसके पीछे बड़ा कारण ये भी है कि जया बच्चन महाराष्ट्र से आती है, जहां शादीशुदा महिलाओं के सरनेम में महिला के नाम के बाद उनके पति का नाम लिखा जाना अनिवार्य होता है। इसीलिए जया बच्चन के नाम के पीछे अमिताभ लगा हुआ है। इसके अलावा बच्चे के नाम के पीछे माता और पिता का नाम लगाना अनिवार्य है। हालांकि यह अनाथ बच्चों पर लागू नहीं होता है। इसलिए महाराष्ट्र राज्य के नियम के कारण उन्हें अपने नाम और सरनेम के बीच में अमिताभ लगाना पड़ रहा है। वैसे साहित्य की दुनिया में शेक्सपियर के कथन का जिक्र बार बार किया जाता है, और वो कथन ये है कि नाम में क्या रखा है। नाम बदलने से मौलिकता नहीं बदलती, लेकिन राजनीति में नाम में ही सब कुछ रखा है। नाम वाले विवाद के कारण देश की राज्यसभा से आज पूरा विपक्ष संसद से वॉकआउट कर गया। अब ये लड़ाई नाम से आगे बढ़कर लहजे तक पहुंच गई है, और लहजा अपने आप में बहस और रिसर्च का विषय है। सत्ता में अब न्यूज मित्रों के लिए हिम्मत वाली कुंजी खोलते हैं, जिससे आपको समझ आएगा जब किसी को बेइंतहा संघर्ष के बाद सफलता मिलती है तो उसके मायने क्या होते हैं और उसकी बात क्यों जरूरी होती है। ये खबर उस ओलंपिक मैच पर आधारित है जो आधी रात को पेरिस में हुआ। जिस वक्त आप गहरी नींद में थे, तब भारत और पाकिस्तान के 2 एथलीट ओलंपिक में कीर्तिमान स्थापित कर रहे थे, और इसी खबर पर आज हमने आपके लिए 2 कुंजी तैयार की हैं।
पहली कुंजी दर्द में सिल्वर मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा पर है, जबकि दूसरी कुंजी का केंद्र बिंदु वो अरशद नदीम है जिन्होंने संघर्ष से गोल्डन सफलता तक का सफर तय किया है। पहले बात भारत के नीरज चोपड़ा की करते हैं, जिन्होंने एक नए इतिहास पर अपना भाला फेंका और फिर भारत के कई शहरों में आधी रात को जश्न मनाया गया। इस मैच में नीरज ने सिल्वर जीतकर पेरिस ओलंपिक में भारत को सबसे बड़ा मेडल दिलाया। लेकिन असली खबर यह है कि नीरज चोपड़ा ने यह मेडल जिन हालात में जीता, उसे सुनकर आप कहेंगे कि यह सिल्वर भी गोल्ड से कम नहीं है। शायद बहुत लोगों को यह मालूम नहीं है कि जिस वक्त नीरज चोपड़ा अपने भाले से भारत की गोल्ड वाली उम्मीदों को परवान चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त वो तेज दर्द से जूझ रहे थे और इसका सामना वो पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं। नीरज चोपड़ा की स्थिति अभी ऐसी है कि वो बहुत ज्यादा वक्त तक खड़े नहीं रह सकते हैं। और सोचिए, उस स्थिति में देश के लिए सिल्वर मेडल जीतना कितने बड़े गौरव की बात है। नीरज चोपड़ा ने खुद बताया कि अगर वो ज्यादा देर तक खड़े रहते हैं तो उनके पैरों का दर्द बहुत बढ़ जाता है। लेकिन नीरज चोपड़ा की मां के अनुसार उन्होंने ओलंपिक और मेडल के लिए ये दर्द देश से छिपा कर रखा है और ऐसे मुश्किल हालात में भी नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में गोल्ड जीतने के लिए अपनी जान लगा दी। हालांकि अब नीरज चोपड़ा जल्द अपने डॉक्टर से इस पर सलाह लेंगे और स्थिति को देखते हुए उन्हें अपने पैर की सर्जरी तक करवानी पड़ सकती है। इसलिए आज नीरज चोपड़ा के जज्बे की तारीफ करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिन्होंने पूरे ओलंपिक में हिंदुस्तान का नाम बढ़ाया है और अपने अभियान को सिल्वर मेडल के साथ खत्म किया है। आज पीएम मोदी ने भी नीरज चोपड़ा को फोन करके ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई दी। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा की कामयाबी शायद उन लोगों को थोड़ी हल्की लग रही हो जिन्होंने उनसे लगातार दूसरे ओलंपिक गोल्ड की उम्मीद लगा रखी थी। लेकिन कैसे सिल्वर मेडल जीतकर भी नीरज ने एक नए कीर्तिमान पर अपना भाला फेंका, वो भी समझ लीजिए। नीरज लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाले भारत के तीसरे एथलीट बन गए हैं। इससे पहले रेसलिंग में पहलवान सुशील कुमार ने 2008 में ब्रॉन्ज और 2012 के ओलंपिक में सिल्वर मेडल वाला दांव पेच लगाया था। फिर बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु ने पहले 2016 के रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता, फिर 2020 टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया और अब नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में ये इतिहास बनाया है। उन्होंने इससे पहले 2020 के टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था और अब उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और अब बात उस एथलीट की जिन्होंने नीरज चोपड़ा के खिलाफ गोल्ड मेडल जीता है, जिनका नाम है अरशद नदीम। शायद ये बात कई भारतीय फैंस को अच्छी ना लगे, लेकिन अरशद नदीम के संघर्ष को आप भी बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि असल में अरशद नदीम ने पाकिस्तान की उस सत्ता के खिलाफ भाला फेंका है जिसका ध्यान अपने एथलीट से ज्यादा हमेशा आतंकियों पर रहा है। इसीलिए अरशद नदीम का ये भाला वो आवाज है जिसने पाकिस्तान की आतंक परस्त सत्ता को हिलाने का काम किया है। पेरिस ओलंपिक में अरशद नदीम का ये गोल्ड इसलिए मिसाल है क्योंकि अरशद उस पाकिस्तान से हैं जहां एथलीट को नहीं बल्कि आतंक को ज्यादा स्पॉन्सर करने वाले बैठे हुए हैं। अरशद उस पाकिस्तान से हैं जहां अजहर मसूद और हाफिज सईद जैसे आतंक के बड़े बड़े गोल्ड मेडलिस्ट रहते हैं। जिस मुल्क में आतंकियों की संख्या प्रति स्क्वायर किलोमीटर बहुत ज्यादा है। और अरशद उस पाकिस्तान से आते हैं जो देश एथलीट नहीं बल्कि भर भर कर आतंकी तैयार करता है और जहां आवाम के सामने हमेशा महंगाई और कंगाली वाली चुनौतियां रहती हैं। इसीलिए अरशद नदीम की उपलब्धि का श्रेय पाकिस्तान की सत्ता और वहां की व्यवस्था को तो बिल्कुल भी नहीं जाता, क्योंकि आर्थिक मुश्किलों और सुविधाओं की कमी के बावजूद नदीम ने अपने सफर को धार दी और ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। अरशद नदीम ने पाकिस्तान को 32 साल के बाद ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाया। पाकिस्तान को आखिरी मेडल वर्ष 1992 के ओलंपिक में मिला था। अरशद नदीम ने 40 साल के बाद पाकिस्तान को गोल्ड मेडल दिलाया। इससे पहले 1984 के ओलंपिक में हॉकी टीम ने पाकिस्तान के लिए गोल्ड जीता था। अरशद नदीम ने पाकिस्तान को ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल भी दिलाया है। इससे पहले पाकिस्तान को 2 व्यक्तिगत ब्रॉन्ज मेडल ही मिले थे। तो समय खत्म हो गया है। न्यूज़ मित्रों से हमारी एक बार फिर अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सत्ता की न्यूज़ रील्स शेयर करें। ये हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है आपसे और मुझे दें इजाज़त।